एक बार फिर इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। और आज हम बात कर रहे हैं माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की। एक ऐसी ज़रूरत जिसके ऊपर अगर आज संजीदगी से नहीं सोचा गया तो आने वाले वक्त के नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे मुल्क में क्या हैं क़वानीन, इनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनके सवालों को भी आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। और अब हम स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या सवाल है आपका, क्या नाम है, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी। मेरा नाम अमन कुमार है और दयाल सिंह कॉलेज का एक इन्वायरमेंट क्लब है अद्विका, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। सो थैंक यू, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने की। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैम ने अभी कहा, संस्कृति की बात करी मैम ने, तो अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं संस्कारों की भी बात आती है। हमारे धर्म में कभी कभी जब त्यौहार आते हैं तो जो आम नागरिक हैं वो त्योहारों पे जो फूल होता है, पूजा का सामान होता है, वो नदियों में जो डाल जाते हैं, तो हमें उनके लिए कोई कानून की ज़रूरत है या फिर वो सिविक सेंस से ही वो उसको सुलझाना चाहिए? जी, एक अहम सवाल, हमेशा इस पर चर्चा होती रही है। मैं चाहूँगा दोनों ही एक्सपर्ट से इसके ऊपर, शीला जी पहले अपना ओपिनियन देंगे, उसके बाद मीनाक्षी जी से जानना चाहेंगे। वैसे तो सरकार ने बैन लगा रखा है कि आप ऐसे विसर्जन नहीं करेंगे वहाँ पे नदी के अंदर, जिससे नदी पॉल्यूटेड होती है। एकदम नदी की सफाइयाँ कर रहे हैं, ऊपर से आप और उससे पॉल्यूशन गिर रहे हैं। तो उससे बढ़िया है कि जो भी आपके पास अगर ऐसे फूल वगैरह हैं जो मुरझा गए हैं, ठीक है, तो आप उसको किसी मिट्टी में डालेंगे, तो उसे क्रश करके डालेंगे तो कुछ 2 महीने बाद या 1 महीने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली प्लांट्स आ जाएंगे। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट को आप सेव कर सकते हैं। जी मीनाक्षी जी। इस बारे में हमारी कई बार चर्चा भी हुई है, कई सारे सोशल वर्कर से हम लोग की मीटिंग होती रहती है कि किस तरह से इसका समाधान किया जाए। तो हमने भी डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि हर सोसाइटी के बाहर थोड़ा सा एरिया होता है जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो वहाँ पे अगर हम गड्ढा खोद के, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही डाल रहे हैं तो शुभ माना जा रहा है ना, कि नदी बह रही है उसमें अगर हमने पूजा का सामान डाल दिया तो शुभ माना जा रहा है। तो अगर हम देखें कि मिट्टी भी प्रकृति का ही हिस्सा है, तो अगर हम प्रकृति के मिट्टी के अंदर एक गड्ढा खोद के और जितना भी पूजा का सामान है वो वापस मिट्टी में डाल दें, तो बहुत सारी जो डिकम्पोजेबल है, जो सड़नशील कचरा है, जैसे फूल हो गया या जो भी आपका पूजा की या मिट्टी का सामान है, वो सब मिट्टी में दोबारा से मिल जाएगा। तो वो एक समाधान उसका हो सकता है। और जो नारियल का हिस्सा बचता है, नारियल की कटोरी से बच जाती है, तो उसमें पॉट की तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। तो जितनी भी दिक्कतें हैं उसको फिर से रीयूज़ वाला एक संस्कृति का डेवलपमेंट होना, लोगों में अवेयरनेस होना कि चाहे पूजा तुमने 7 दिन के लिए की, इसका ये मतलब नहीं है कि 7 दिन बाद वो कचरे में चला जाए। तो मैं पहले से संस्कृति की बात कर रही हूँ कि ये जो 1 डे मदर्स डे का कंसेप्ट है ना, ये हमारे दिमाग, दिल और जहन से निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी वृद्धाश्रम खत्म होंगे और तभी ये जो कचरा का पहाड़ 4 बढ़ गए हैं और 4 से 5वां भी आ जाएगा कचरे का पहाड़, सैनिटरी लैंडफिल जो हम कहते हैं दिल्ली के अंदर जो हमारी राजधानी है, वो तभी कम होगी जब हम ये समझेंगे कि हमारी भी जिम्मेदारी एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं करना, हमें ये हमेशा मन में डाल के रखना है कि हमें हमारी प्रकृति से अलग नहीं सोचना है, हम उसके सेवक हैं। क्योंकि हम यहाँ पे हैं, कुछ सालों बाद हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे, तो हम तो सेवादार हैं। प्रकृति जो है वो हम समझना है, बिल्कुल, जो हमें विरासत, प्रकृति हमारे साथ, हमारे हिस्सा है, हमारे बच्चों के साथ रहेगी, हम रहे ना रहे, इसे प्रकृति का जीवित रहना बहुत जरूरी है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शीला जी क्या कहना चाहती हैं? सर मैं ये कह रही हूँ, ये हमारी धरोहर है जो हमें विरासत में मिली है और यही धरोहर हम अपनी जो हमारी जनरेशन है उनको ऐसे ही हैंड ओवर करना चाहते हैं। जी, और अगर से कुछ वहाँ पर गड़बड़ होती है, कोई गड़बड़ करता है, तो उसके लिए क्या अदालतों का क्या इंतजाम है, मैं उस पर भी जानना चाहूंगा। शीला जी, किस तरह से इसके ऊपर कंप्लेंट्स की जा सकती हैं, इस तरह के केसेस किन अदालतों में जाते हैं, उस पर भी मैं चाहूंगा आप रोशनी डालें। जी नोमान जी, प्रावधान तो बहुत कड़े हैं इसके लिए। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। अगर कोई पॉल्यूशन कर रहा है या फिर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप एनजीटी में आप केस फाइल कर सकते हैं। प्लस अगर आपके वायलेशंस, अगर राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्सेबल करा सकते हैं। जैसे कि हमें सोने का अधिकार है, रात हमारी किस लिए बनी है, राइट टू स्लीप, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। अगर कोई बाहर
पूरे लाउड स्पीकर में रात के टाइम आफ्टर 10 o'clock कोई इतना फुल वॉल्यूम में डीजे चला के बैठा हुआ, ये लाउड स्पीकर पर चला के बैठा हुआ, आपको कभी लगे लाउड स्पीकर चलाना मेरा भी फंडामेंटल राइट है, मैं भी सुनना चाहता हूँ, ठीक है आप सुनो, दोपहर में सुनो, लेकिन आपका वॉल्यूम एक लिमिट में होना चाहिए। लेकिन रात के 10 से सुबह के 6 तक ये मेरा सोने का अधिकार है। अगर कोई ऐसे क्या नाम है डिस्टर्ब कर रहा है तो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इससे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया कि राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट्स है। इस तरह से आप ट्रिब्यूनल्स में भी जा सकते हैं और अदालतों में भी जा सकते हैं। हमारे बोर्ड्स बने हुए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड्स है हमारे। प्लस आप देखेंगे कि जंगल है, इतने बड़े घने जंगल है, वहाँ पे हमारे वाइल्ड एनिमल्स में वहाँ पे हमारी तस्करी भी होती है, इलीगल शिकार भी होते हैं, उनको भी रोकने के लिए वहाँ पे बोर्ड्स बनाए गए हैं। तो प्रावधान तो बहुत कड़े हैं हमारे जी, प्रावधान बहुत कड़े हैं, इसलिए उन प्रावधानों को आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं दयाल सिंह कॉलेज का छात्र हूँ। जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करते हैं तो ये एक तरफ देखा जाए तो ये हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको एनहांस किया था, बट साथ ही जब जाने अनजाने में दूसरी तरफ हम देखें तो जाने अनजाने में ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और जो इंसेक्टिसाइड्स है इस पे हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इससे दिक्कत क्या होती है, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोअक्यूमुलेशन और सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन जैसे कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसका समाधान क्या है? जी मीनाक्षी जी, आपके लिए एक अहम सवाल है जी, कि जी। किस तरह से इसका समाधान, इसका हल निकाला जाए। देखिए, एक समय जब था कि हमारा देश भूखमरी से जूझ रहा था, उसके बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया ये एक बहुत राहत का वो था कि बहुत सारे मतलब फूड का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा, ईल्ड बढ़ने लगी, है ना। बट धीरे धीरे हम इस स्तर पे आ गए हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र आप कितना भी खेत में डालो उसका असर नहीं हो रहा है, ईल्ड फर्दर नहीं बढ़ रही है। तो एक सैचुरेशन होता है, वो रेट आ चुका है मिट्टी का, क्योंकि जितना डालना चाहिए सब्सिडीज़ हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटेशंस हैं, तो किसान भाई बिना सोचे समझे बल्क में उठा रहे हैं और एक बार डालने की जगह 4 बार डाल रहे हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहेगी तो मिट्टी भूल जाएगी कि उसकी कितनी ताकत है अपने आप से जो है कीटाणुओं से लड़ने की और अपनी शक्ति को रखने की। अब आप देखिए, अगर आपके बॉडी के अंदर भी हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स डालेंगे तो आपकी बॉडी भूल जाएगी कैसे जो बीमारी है उसको कैसे हम कंट्रोल करें। एंटीबॉडीज़ बनती है हमारी बॉडी में, वो बनना कम हो जाएंगे और वो हो भी रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम जैसे कम हो गया है, ऐसे मिट्टी का इम्यून सिस्टम है वो भी इस वजह से कम होता जा रहा है। तो इसका जो समाधान वो यही है कि हम जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्ट करें। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, कई तरह के आजकल कंपोस्ट आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारे मिट्टी की भौतिक, जैविक और जो रासायनिक केमिकल संरक्षण ना है वो सही रहती है और मिट्टी की ताकत फिर से वापस धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, जिसकी वजह से जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम धीरे धीरे उसका उपयोग कम कर सकते हैं। तो एकदम से हम केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड अगर छोड़ते हैं तो हमारा भी हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है। तो उनका जो रिजल्ट आया, इम्पैक्ट आया, उससे देखते हुए हम एकदम से साथ ना छोड़ें केमिकल फर्टिलाइज़र का, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के तौर तरीकों को बढ़ा दें ताकि धीरे धीरे जब मिट्टी मजबूत हो जाए तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र को स्किप कर सकें। यानी हमें जो उसकी असलियत है हमारी ज़मीन की उसको बरकरार रखना होगा, और जिस तरीके से हम लोगों का अपना इम्यून सिस्टम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, इसी तरह से ज़मीन की जो ताकत है उसको भी बरकरार रखने की नेचुरल तरीके से कोशिश की जाए, वही बेहतर है। बाकी आगे तरक्की के रास्ते भी हैं और हमारे माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम दिनेश चारण है, मैं दयाल सिंह कॉलेज के तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे यही है कि वर्तमान समय में सरकार द्वारा एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच कर दिया गया है। तो मेरा बस सवाल यही है कि आपसे कि ये जो सरकार द्वारा ये जो लाया गया है ये चीज़ सही है, या जो व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक जो यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी वो हम लोग थर्मल से करते हैं जिसमें कोयला जलता है जिससे भी पोल्यूशन बढ़ता है, और जो हम बैटरी यूज़ करते हैं वो लिथियम की होती है उसको भी हम लोग डिकम्पोज कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सरकार द्वारा लाई गई अहम, ये सही है? इसी के बारे में मैं लेकिन देखा जाए हमारे सवाल हो जाता है जी, क्या कहना जो हमारी फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल है, ये हमारी तो उपज है नहीं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये एक ना एक दिन तो ख़त्म होने ही हैं। तो उसका एक ऑप्शनल निकाला है हमने कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो मेरे ख्याल से तो सेफ़ ही है ये देखा जाए तो। और 2.0 भी गवर्नमेंट ने निकाला है कि 2.0
कि सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। अगर किसी कंपनी किसी फैक्ट्री को कोई लाइसेंस दिया जाता है तो पूरा पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कोई करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। और प्लस व्हीकल जो लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, बल्कि आ भी गए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइंस हैं उनके पास भी है व्हीकल, उनको दिए गए हैं। तो ये इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए है, सेफ के लिए, इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज जो हमारे हैं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम लिए जाते हैं वक्फे वक्फे से, और बाकायदा रिसर्च के बाद इस तरह के इक़दाम लिए जाते हैं कि किस तरह हम माहौल को ज़्यादा पाक और साफ़ रख सकें। अब इसी सवाल के साथ मीनाक्षी जी से भी उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे इसी सवाल पर। देखिए, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज एन एनवायरमेंटलिस्ट हमें भी इस बात की फ़िक्र रहती है कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि एक समय पे एकदम हम ना एक्यूट प्रॉब्लम को का तो समाधान हमने दे दिया कि जो भी एयर पोल्यूशन है वो डेफिनेटली कंट्रोल होगा जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम जितनी भी लिक्विड पेट्रोलियम है उसका उपयोग हम कम कर रहे हैं, पर जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको एनर्जी या चार्ज करने के लिए फिर से हम थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली बिजली का यूज़ कर रहे हैं, जो कि कोयले से जलाने की वजह से आ रही है। और साथ में आगे जाके लिथियम जो बैटरी है उसका जो वेस्ट कैसे मैनेज किया जाएगा, ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिस पे फर्दर रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस पे काम हो भी रहा है, बट उसको थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत मुझे लगती है, क्योंकि इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन है देश की और उसमें कितना सारा हम अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करेंगे तो वेस्ट की प्रॉब्लम्स तो आगे बढ़ सकती है। इसमें एक बात और कहना चाहूँगी सर मैं, जी शीला जी क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई भी हम नया आविष्कार करते हैं तो उसके मेरिट एंड डीमेरिट्स उसके लॉन्च होने के बाद पता लगते हैं, फिर हम उस पर और काम करते हैं कि अच्छा हमने ये आविष्कार किया है, इस पे ये हमारे मेरिट्स है, चलो ठीक है, ये डीमेरिट्स आ रहे हैं तो हम फिर डीमेरिट्स पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो उसके फिर हम, जैसे हमने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, इसी तरह इन तमाम चीज़ों के मैनेजमेंट पर भी आगे गुफ्तगू होगी और उसके साथ साथ नए नए रास्ते तलाशे जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नाम प्रिया तायल है, मैं दयाल सिंह कॉलेज के क्लब अद्विका की संयुक्त सचिव हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम एक छोटे बच्चे से लेकर एक यंगस्टर तक हम उसको कैसे समझा सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट की कैसे प्रोटेक्शन करें, और एक यूथ होने के नाते हम स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं बट हम बिगर स्टेप्स कैसे ले सकते हैं बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉज। जी इसमें सर जी आप बताइए। जी बताएं मीनाक्षी जी से पहले लेते हैं, फिर आपसे भी ओपिनियन बहुत ही प्यारा सवाल है आपका, क्योंकि बच्चों के अंदर ना मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि संस्कार हो या कोई भी चीज़ ना, जब माइन्यूट लेवल पे हम काम कर लेते हैं, चाहे संस्कार के फॉर्म में या जीन्स के फॉर्म में, उस पर बहुत ध्यान देते हुए चलने की ज़रूरत है। तो छोटे बच्चों के अंदर ये संस्कार का डेवलपमेंट की ही आप बात कर रही हैं कि एजुकेशन से कैसे हम एनवायरमेंटल एजुकेशन से उनको ये मतलब जुड़ाव जो प्रकृति के लिए है वो हमारा सशक्त हो। तो इसका एक तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि बच्चों को ना पेड़ लगाना, पौधे लगाना, वेजिटेबल क्रॉपिंग करना, मिट्टी को हाथ में लेना और मिट्टी के साथ खेलना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा उनको मर्ज करें, क्योंकि जब उनका इंटरेस्ट एक बार मिट्टी को छूते हैं, मिट्टी से कनेक्ट होते हैं, तो वो हमेशा उनके जो सॉफ्टवेयर कहे या फिर जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बच्चों को पहले तैयार करें इस चीज़ में, और अगर हमने बच्चों को तैयार कर दिया और उनके अंदर माहौल के तई हमने बेदारी पैदा कर दी, तो हमें लगता है कि शायद हम इस मसले पर काबू पाने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के वक्त में कि हम अपनी नई नस्ल को अपने एनवायरनमेंट के तई जागरूक करें। जी शीला जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मर्ज हो जाना चाहिए। तो छोटे बच्चों को, जैसे कि आजकल के बच्चों पर बहुत बर्डन है पढ़ाई का, आप ये देखेंगे कि पहले के बच्चे हैं तो मिट्टी में ही खेलते थे तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहता था, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे कैल्शियम्स वगैरह, न्यूट्रिशंस वगैरह हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ाई में इतने बिजी हैं कि वो बच्चे खेल ही नहीं पाते। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि अपनी स्टडी के अंदर भी इन्वायरमेंटल लॉ को जो है, इन्वायरमेंट है कि कैसे सुरक्षा किया जाए इन्वायरमेंट का, वो छोटे से बच्चों को भी पढ़ाया जाए ताकि उसे समझ में आए कि क्या है। हमें इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लाइक 6-7 में आते हैं, लेकिन छोटे से बच्चे को बताया जाए कि भाई कैसे सुरक्षा की जाए। अब इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो देखा जाए तो शामिल कर दिए गई हैं, इस तरह की बुक्स बच्चों के, ताकि वहीं से हम तैयारी कर सकें और उनको समझा सकें
सकें और उसका असर भी देखने बल्कि को मीनाक्षी practical भी- नुमान आप जी, तो मुझे practical भी एक होना चीज और चाहिए। ये लगती है कि बस पढ़ाने से काम नहीं होगा, क्योंकि Practical भी पढ़ने होना पढ़ाने की जो क्रिया है वो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। अब उनको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की जरूरत है, उनको जंगल में ले जाके घुमाया जाए। जंगल में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स वाले जो फ्लावर्स होते हैं, उनसे स्ट्रेस हार्मोन्स की फ्रेग्रेंस जो निकलती है उससे माइंड रिलैक्स होता है। तो कनेक्टिविटी विद द जंगल, कनेक्टिविटी विद द रिवर सिस्टम, बॉन्ड सिस्टम, लेक सिस्टम एंड जो सॉइल का इकोसिस्टम है, इन सब से प्रैक्टिकल में उनका एक्सपोजर देके कनेक्टिविटी किया जाए, ताकि बस टीवी में ना बताया जाए कि इसको बटरफ्लाई कहते हैं, इसको ड्रैगन फ्लाई करें। वो देख के एक होता है ना कनेक्टिविटी विद द बटरफ्लाई उनको हो रही है, तो एक उनको एक जो है उत्सुकता उनकी जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। तो उनको वो एहसास कराया जाए और exploration वो उनका और एहसास बढ़े। वो जी। बच्चों तक ही ना रहे और बच्चों से जो बड़े हैं अब वो हम सबकी जिम्मेदारी जो है वो उनसे ज्यादा हो जाती है। फाउंडेशन इनकी स्ट्रॉन्ग कर दी जाए, जैसे बच्चा स्टार्टिंग में होता है जी, और KG, उसीलिए वो किताबें वगैरह Yes, उनके yes. कोर्स में शामिल नहीं, की जा किताबें रही हैं। तो हैं और सर, आगे हमने practical भी एक्टिविटी होना की भी बात चाहिए। की, प्रैक्टिकल्स की भी बात की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और मैं दयाल सिंह कॉलेज का छात्र हूँ। हम सब ने बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में अभी बात करी, तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे कितने मतलब कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज है जो कि एक्चुअली में ऑन ग्राउंड वर्क कर रही है? जी, मीनाक्षी जी इसके ऊपर बहुत अच्छा जवाब दे पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से आप जुड़ी रही हैं इस फील्ड से, आपकी रिसर्च भी है, आप पढ़ाते भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ये शायद आपकी तरफ पूरी तरीके से जाता है। जी मीनाक्षी जी हाँ, एक्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे एक्ट्स जो है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, सब हैं, है ना। और इसके तहत काम भी बहुत किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी काफ़ी काम हो रहा है। पर एक्चुअली प्रॉब्लम जो आती है, जो मैं समझ पाती हूँ कि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और जब तक हमारे अंदर सबके अंदर सिविक सेंस का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक सारे एक्ट्स भी पूरी तरह से हम नहीं, ना तो सरकार को दोषारोपण कर सकते, ना एक्ट्स के लिए हम कुछ कह सकते, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम कब से समझा रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट होना चाहिए, है ना। सरकार ने भी कितने सारे प्रावधान निकाले कि जो इंस्टीट्यूशन है, कोई भी प्रीमाइसेस है, जैसे सॉलिड वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था, उसके तहत ये बताया गया था कि हर एक जो इंस्टीट्यूट है उसमें जितने भी सड़नशील वेस्ट है उनका जो समाधान है वो इंडोर ही होना चाहिए, इन हाउस होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ एग्जीक्यूशन लेवल पे सबके सोसाइटीज़ हो, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वो बस दिखावे के लिए ना हो, सच में जब इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन होगा इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाएगी काफ़ी हद तक। बाकी एक्ट्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो है ही अपनी जगह। एक्ट के रूल की और रेगुलेशन की बात करते हैं तो एक सवाल आप दोनों से ही मैं समझने की कोशिश करूंगा, किस तरह से एग्जाम्पल्स हमारी अदालतों ने सेट करे हैं, जुर्माने लगाकर, सज़ा देकर इस तरह के मामले में, कि जहां भी चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों और उन्होंने या फिर कोई इंडिविजुअल हों जिन्होंने एनवायरनमेंट के लिए एक तरीके से परेशानी पैदा की या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप दोनों के ही तजुर्बे से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी अदालतों ने इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए। सर हर एक जो क्या नाम है एग्जाम्पल्स है वो केस पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे कि क्या है। अगर एक बार गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, एक्सक्यूज़ कर दिया, आप जुर्माना लगा दिया या उनका मना कर दिया ऐसे करने पे, तब भी नहीं मानते तो उनकी बिजली पानी कट कर दो, ताकि उन्हें समझ में आए कि भाई एक बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो बिजली पानी उनके कट कर दो। या फिर उनकी इंडस्ट्री आप बोलो कि आप कहीं और अपना कहीं इंस्टॉल करें जाके। तो इसमें ना देखो, राज्य सरकार अपनी पॉलिसी बनाती हैं, लेकिन इसमें नागरिक को भी अपना ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसे कौन से स्टेप उठाए नागरिक जाएं। सजा नहीं दे सकते, सजा देने की मैं बात कर रहा था। मैं इसी पर ही मीनाक्षी जी से भी चाहूंगा, किस तरह की सजाएं दी जाती हैं इस तरह के मामले में, क्या सख्त प्रावधान है? देखिए, पनिशमेंट टू द डिफॉल्टर्स एंड ऑफेंडर्स तो एयर एक्ट के अंदर भी है, वाटर एक्ट में भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है ना। कि अगर हम देखें एनवायरमेंटल एक्ट्स की बात करते हैं तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन में
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उनको पावर्स एंड ड्यूटीज़ दी गई कि कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वाटर एक्ट है या एयर एक्ट में, अगर उस जो भी लिमिट दी गई है, परमिसिबल लिमिट ऑफ एयर पोल्यूटेंट को क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पे पनिशमेंट टू द ऑफेंडर्स है। तो इतना भी कहा गया कि अगर कोई इंडस्ट्री जो नियम बनाए गए हैं उसके अंडर काम नहीं कर रही है, चाहे वाटर पोल्यूटेंट के डिस्चार्ज की बात हो या एयर पोल्यूशन के डिस्चार्ज की बात हो, तो उसको CPWD और SPWD इंडस्ट्री पे ताला भी लगा सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था ताकि लोग जो इस तरह के मामलात के अंदर लिप्त होते हैं वो ये जान सकें कि इस तरह के इक़दामात हो सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल अपने इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में लेंगे। जी, आपका क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? है और मैं दयाल सिंह कॉलेज की छात्रा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि अभी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पीक पर है और सब इस पे बातें भी कर रहे हैं और इस पे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है, बट इनका इन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे से क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके क्या रीज़न्स हैं? जी, एक अहम सवाल उभर करके आता है हर दौर में, और हमने देखा कि कुछ लोग मौसम के भी हालात के हिसाब से सवाल करते हैं। तो ये इन्होंने जो अभी सवाल किया है ये इस तरह के मौसम से ही किया है। जी मीनाक्षी जी, इसका क्या सोल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं? इसके सोल्यूशन पर बहुत लंबी बहस होती रही है, बात होती रही है, लेकिन किस तरह से हम इसके हल की तरफ बढ़ सकते हैं? मीनाक्षी जी। हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि जब तक हम सबका चेतना नहीं जागेगी तब तक हम सॉल्यूशंस की बात बस सोचते रहेंगे, एग्जीक्यूशन में नहीं आएंगे, है ना। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पॉलिसी मेकर्स अपना काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी बहुत हद तक हो रहा है, पर मास स्केल के लिए ना हम सबके अंदर ये समझ होना बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण और हम अलग नहीं हैं, हम सबको उसके बचाव के लिए काम करना है। हमें दोषारोपण का जो स्टेज है वो हटा के एग्जीक्यूशन के स्टेज में आना होगा कि ये ना तो हमारे फैकल्टी का काम है, ना प्रिंसिपल का काम है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। हम सबको ना हमेशा ये तो पता होता है कि हमारे राइट्स क्या है, पर हमारी ड्यूटीज़ क्या है उसको इम्पोर्टेंस पे रखते हुए एग्जीक्यूशन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे चली जाएगी और हमारी सॉल्यूशंस ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें चलना होगा, ये मुझे समझ आ रहा है। जी, दोनों की ही ज़रूरत है। सरकार भी इस मामले को लेकर के काफ़ी संजीदा है और लोग भी इसके ऊपर देखा जाए तो काफ़ी फ़िक्र रखते हैं। तो दोनों की ही जब फ़िक्र एक होगी तो उसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकल करके आएगा। और यही एक तरक्की याफ्ता, एक अंडर डेवलप जो मुल्क होते हैं उनके साथ ये होता है कि जहाँ जब जो ज़रूरत महसूस होती है उसके मुताबिक कानून बनते हैं, उसके मुताबिक अमेंडमेंट्स होते हैं और उसी के मुताबिक पॉलिसीज़ भी आती हैं और तभी जा कर के मुल्क तरक्की करता है। आज की इस पेशकश में हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं, क्या होने चाहिए और क्या कुछ उस पर कानून है, हमने उस पर गुफ्तगू की। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए।